नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। चलिए आज का क्लास 2 सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जहां हमको मालवा के पठार की विशेषता पर चर्चा करनी है। हमारा जो पहला क्लास था मध्य प्रदेश के भौगोलिक वितरण एवं उस मैप को समझना, जहां कि मध्य प्रदेश के कौन से पठार कहाँ पे स्थित हैं। आई होप आपको फर्स्ट वीडियो मिल गई होगी और फर्स्ट वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि मध्य प्रदेश के पठारों का वितरण कहाँ कहाँ है। तो चलिए आज हमारा जो है क्लास 2 है, तो हम यहाँ पे क्लास 2 को वो कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया, आज हमारा क्लास 2 है। तो आज हम पहला टॉपिक उठाते हैं, जहाँ पे लिखेंगे क्या? मालवा का पठार। मालवा का पठार। आज हम इस पर डिटेल बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सा कितना क्षेत्रफल लगता है, जिले कौन से आते हैं, निर्माण क्या है, चट्टानें, जलवायु, कैसे इसका निर्माण हुआ, प्रमुख चोटियाँ कौन सी, मृदा कौन सा है, फसल कौन सा है, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। और नदियाँ भी हम देखेंगे, पर पूरी डिटेलिंग जो है इनके अलग अलग चीज़ें हम देखेंगे, पर अभी हम इसको मैप के माध्यम से समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैप बनाएंगे, जहाँ पे एक मैप बनाएंगे। इस मैप को हम बनाएंगे कुछ ऐसा, थोड़ा सा बड़ा मैप रहे, जिससे हाँ, ये हमारा जो है एमपी कुछ ऐसा है। तो ये हमारा जो है मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश हमारा कुछ इस प्रकार है, तो आप लोग इसे समझने का प्रयास ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, पूरा जो है आपको मालवा का डिटेल मिलेगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको मैंने कल बताया था कि मालवा जो है हमारा क्षेत्र कहाँ पे लगता है, तो आप सभी को याद होगा, तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो भाग है, ये पोजीशन जो है, इस क्षेत्र को हम मालवा का पठार कहते हैं। जहाँ पे मैंने अभी ये वाला रोटेट रखा है, ये मालवा का पठार, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल कितना था कल मैंने आपको बताया था, तो आप कमेंट करके बताइए कि क्षेत्रफल कितना था। तो इसका क्षेत्रफल जो है 88,222 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। जो राज्य का कितना था, जो राज्य का 28.6% पर था। आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पेपर, किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपसे पूछता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पर एक डिटेल पर चर्चा करते हैं। अब आपको ये समझना है कि ये पूरा जो मैप है वो मालवा ही है, जिससे हम यहाँ पे टिक करके एरो लगा के चारों साइड इसके पूरा डाटा फिल कर सकें, ठीक है। तो आप मिस्टेक मत होइएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे, भौगोलिक स्थिति को। मतलब भौगोलिक स्थिति जो है उस पर भी मैं एक डिटेलिंग वीडियो लाऊंगा। सबसे पहले अभी आज आपको ये आंकड़े याद कर लेना है कि भौगोलिक स्थिति होता क्या है। मतलब ये स्थिति पर कैसी भौगोलिक स्थिति पर ये जो है स्थित है। तो जैसे अभी हम बात करें, तो सबसे पहला एरो हम लेंगे यहाँ पे, जहाँ देखा जाएगा कि भौगोलिक स्थिति हम मालवा का लिख रहे हैं। ये हम मालवा का ही लिख रहे हैं, पूरा मैप के ऊपर अब लिखेंगे, क्योंकि एक मालवा के ऊपर लिख पाना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेंगे, जिससे आपको ये पता रहे कि ये पूरा डिटेल इसी का है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो इसका भौगोलिक स्थिति है, ठीक है ना। भौगोलिक स्थिति है वो कितना है, तो भौगोलिक स्थिति की बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो भौगोलिक ये स्थिति है, ठीक है। इसको आप समझ जाइएगा। तो हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो हमको देखने के लिए जो मिल जाता है 22 डिग्री 17 मिनट से लगभग हमको देखने के मिलता है 25 डिग्री 7 मिनट जो है
उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना, ये जो है उत्तरी अक्षांश देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो मालवा का पठार की जो भौगोलिक स्थिति है हमको ऐसा देखने के लिए मिल गया। फिर हमको जो है स्थिति पे ही दूसरी स्थिति कैसे देखने के लिए मिलता है, तो 73 डिग्री हमको देखने के लिए मिलता है। 73 डिग्री 17 मिनट से लगभग 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। पूर्वी देशांतर देखने के लिए मिलता है। आपको ये याद रखना है कि भौगोलिक स्थिति क्या है। तो बायोलॉजी आपसे कभी भी कोई पूछे भौगोलिक स्थिति क्या है मालवा की, तो आपको ऐसे ही बताना है। चलिए इसी के ऊपर हम जिले लिख देते हैं, ठीक है ना। हम जिले देखेंगे तो जिले लगभग आपको याद रखना है, इस पठार के अंतर्गत लगभग जो है जिले जो है कितने आते हैं, तो 16 आते हैं। पर कुछ नाम हम लिख सकते हैं, जैसे इंदौर हो गया, उज्जैन है, ठीक है, और उज्जैन है, धार है, ठीक है। ये सभी चीज़ें इन जिलों के अंतर्गत आता है। तो आपको और भी बहुत सारे ज़िले मिल जाएंगे, जैसे शाजापुर है, देवास है, ठीक है ना। शाजापुर, देवास, ये सभी ज़िले इसके अंतर्गत मिल जाते हैं। उन 16 ज़िलों पे हम एक बार डिटेल पे और चर्चा कर लेंगे, पर लगभग आपको 16 ज़िले लिख लेने हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं फिर कभी बता दूंगा वो 16 ज़िले कौन से हैं। तो अभी हम एक मेमोरी जो है, एक डाटा तैयार कर रहे हैं कि कैसे हमको अगर मैप में आ जाए तो लिखना कैसे है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, क्षेत्रफल हमने पहले ही लिख लिया है, ठीक है। निर्माण कैसे हुआ, इसके निर्माण को समझते हैं, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर साइड एक और एरो आ सकता है, तो हम लिखेंगे निर्माण। तो निर्माण के लिए जो है जहाँ तक मुझे पता है कि निर्माण जो है जुरासिक युग में हुआ है, ठीक है ना। जुरासिक युग में इस चट्टान का निर्माण हुआ है। हाँ, जुरासिक युग के ज़माने में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। जुरासिक युग के ज़माने में इसका निर्माण हुआ है। ये शॉर्ट की या शॉर्ट शब्द पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे आपको दिख रहा होगा निर्माण है, जुरासिक युग के ज़माने में हुआ है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किस चीज़ पर, चट्टान के विषय में अगर बात करें तो ये जो है चट्टान अगर हम देखें तो चट्टानें जो है यहाँ पे कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो इस पे जो है हम देखें तो दक्कन ट्रैप और बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है ना। तो मैं शॉर्ट पे लिखता हूँ दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानें, ठीक है। दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानें, ठीक है ना, पाई जाती हैं, या कि चट्टानों की प्रचुरता अच्छे शब्द लिखिएगा, चुनिंदा शब्द लिखिएगा, जिससे आपकी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जलवायु पर। तो जलवायु जो है, अभी यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये भी जो है एक डेफिनेशन बन जाएगा, जहाँ पे हम देखेंगे जलवायु। जलवायु जो है मालवा के पठार का जो जलवायु है वो क्या है, तो सम है, सम जलवायु वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जहाँ साधारण गर्म साधारण ठंडा देखने के लिए मिलता है, साधारण गर्म प्लस ठंडा, ठीक है। अब वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर देखने के लिए, 50 से 75 सेंटीमीटर तक देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो है जलवायु भी हो गया। एक व्यक्ति है फाहियान।
फाहियान के विषय में सुना होगा कि फाहियान ने मालवा के पठार को विश्व का सर्वश्रेष्ठ जलवायु वाला क्षेत्र कहा था। तो ये भी हम नोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट कर देते हैं, फाहियान ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। मालवा के पठार को फाहियान ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। ये आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम तीसरे कड़ी पे चलते हैं, तो इसी पे देखते हैं कि और हमको देखने के लिए क्या मिल जाता है। हम देखेंगे कि प्रमुख चोटियों के विषय में चर्चा करेंगे। चोटियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। चोटियों के विषय में चर्चा करते हैं। तो हमारी जो चोटियाँ हैं वो देखने के लिए कौन कौन सी मिलती हैं। तो पहले हम बात करेंगे विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत पर स्थित है ये, ठीक है ना। विंध्याचल पर्वत पर स्थित शिगार की चोटी, शिगार जो है कितना है, 881 मीटर है, ठीक है। अभी हमको जो है जाना पाव को देखना है। तो जाना पाव कितना है, तो जाना पाव 854 मीटर है, ठीक है। ये धजारी कितना है, तो धजारी जो है हमको देखने के लिए मिलता है 810 मीटर, ठीक है। ये मालवा की प्रमुख चोटियां हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको शिगार बताना है, जो कितनी है, तो 881 मीटर है, ठीक है ना। अब हम मृदा की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पूरा ही फिलअप कर देते हैं। तो मृदा की हम बात करें, तो अगर इस पर देखा जाए तो जो है हमारा मालवा के पठार में मृदा कौन सी पाई जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा, साधारण काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। साधारण काली मृदा, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको डिटेल कर लीजिएगा। साधारण काली मृदा पाई जाती है यहाँ, ठीक है। अब फसल पे हम बात कर लेते हैं कि इस जो है मालवा के पठार में कौन कौन से फसल होते हैं। तो मुख्यतः तो आप देखेंगे कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ, ठीक है। सोयाबीन है, फिर गेहूँ हमको देखने के लिए मिलता है, और फिर हमको देखने के लिए गन्ना भी मिल जाता है वहीं, और ज्वार भी देखते हैं, ज्वार का भी उल्लेख रहता है, और मूंगफली भी फसल अच्छी वहाँ होती है। ये सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आप याद रखना, गेहूं की डलिया भी कहते हैं इस क्षेत्र को। मालवा के पठार को ही गेहूं की डलिया कहते हैं। ये बात और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। गेहूं की अधिकता उत्पादन के कारण गेहूं की डलिया कहते हैं। चलो हम जो है अगले सेशन पर पहुंचते हैं। तो हमारा जो है अगला टाइम जो है वो मीटर क्या होगा, कुछ इस प्रकार से हम डिकोड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहला क्या है, नदी देखते हैं, ठीक है ना। तो नदी हमको देखने के लिए हम यहाँ से देख लेते हैं। नदी जो है हमको देखने के लिए कहाँ कहाँ मिलता है। तो नदी आपको शायद इधर दिख नहीं रहा होगा ये, हाँ, यहाँ से आपको दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे ही जो है आपको दिखाऊंगा कि नदी जो है नदी जो क्षेत्र है, तो सबसे पहले हमको नदी में देखने के लिए क्या क्या मिल जाता है। तो नदियों में हमको देखने के लिए क्या मिलता है, तो सबसे पहले बात करें, राज्य की प्रमुख नदियाँ भी यहाँ से उद्गम होती हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चंबल, क्षिप्रा है, ठीक है, क्षिप्रा है, और माही है, ठीक है, माही है, और पार्वती है, और एक और शायद बस इतने ही हैं।
बाकी और छोटे छोटे नदियाँ हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान में रखिएगा नदी को हमको कैसे याद करना है, फिर हम नदी वाला टॉपिक भी लाएंगे, वहाँ से हम नदियों को याद करेंगे। तो अब हम जो है वन पे बात कर लेते हैं कि इस क्षेत्र में वन कैसे हैं। तो वन जो है अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में कम ही वन पाए जाते हैं, ठीक है। पर मुख्य रूप से जो है सागौन है, तेंदू है और बांस जो है, ये तीन जो है प्रमुख पाए जाते हैं। ये तीन चीज़ें प्रमुख है यहाँ जो है पाए जाते हैं। देखिए औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, उद्योग, ठीक है ना, उद्योग की बात करें तो ये एक हब है। उद्योग मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर अगर कहा जाए तो इंदौर को ही कहा जा सकता है, जहाँ बहुत सारे उद्योग लगाए गए हैं, ठीक है ना। तो पीथमपुर देखने के लिए मिल जाता है, मंडदीप है जहाँ बहुत सारे उद्योग मिल जाते हैं, चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, खाद उद्योग हैं, कई खिलौने उद्योग हैं, कई कपड़ा उद्योग हैं। तो ये सभी उद्योग, मुझे तो जहाँ तक लगता है इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये उद्योग वाला जो है सिस्टम आप देख लीजिए, क्योंकि इसको बताने बैठूंगा तो बहुत डिटेल हो जाएगा। जब हम कभी भी उद्योग पे चर्चा करेंगे तो इस क्षेत्र में आएंगे कि यहाँ कौन कौन से उद्योग स्थापित हैं, ठीक है। तो खनिज पे हम बात कर लेते हैं, तो खनिज भी यहाँ है नहीं, ठीक है, उतना ज़्यादा है नहीं खनिज वगैरह। तो वहीं मंदसौर में एक जगह देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है खनिज उतना देखने के लिए हमको मिलता नहीं है। तो मंदसौर में वो स्लेट पत्थर मिलता है, मंदसौर में स्लेट पत्थर देखने के लिए मिलता है। तो पर्यटन स्थल के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो पर्यटन स्थल हम जान लेते हैं। तो पर्यटन स्थल जैसे क्या हो गया, पर्यटन स्थल में हमको देखने के लिए क्या क्या मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अनेक धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जैसे मांडू है। मांडू कहाँ आता है, तो ये शायद मांडू जो है धार में आता है। मांडू महलों की नगरी, ठीक है, मांडू जो है महलों की नगरी है, ठीक है। मांडू जो अगर आपको, फिर उज्जैन है तो ये मंदिरों की नगरी है, ठीक है। और ये उज्जैन जो है मंदिरों की नगरी है, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। और जो है हमको एक और जगह देखने के लिए मिल जाता है, सांची का स्तूप जो है रायसेन में। हाँ, सांची का स्तूप, ठीक है, सांची का स्तूप जो है रायसेन में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हो चुकी है। और एक चीज़ और बचा है जिस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि सांस्कृतिक परिदृश्य पर, हाँ इसे मैं आपको बता ही देता हूँ। सांस्कृतिक परिदृश्य पर बात करेंगे, तो सांस्कृतिक परिदृश्य पे हम अगर बात करें तो यहाँ भील जनजाति की बहुलता है, ठीक है, भील जनजाति की बहुलता है, ठीक है, यानी भील जनजाति वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, बहुलता, ठीक है। यहाँ भाषाएं कौन सी, निमाड़ी है, मालवी है, ये भाषाएं सभी, मालवी मराठी और भीली भी है, हाँ भीली भाषाएं भी हैं, ये सभी बोली जाती हैं, ठीक है। ये सभी जो है आपको डिटेल में मैंने सब कुछ बता दिया है। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी पूरा डिटेल में आपको मैंने कवर करा दिया है कि मालवा के पठार में कितना डिटेल है। मतलब आप कहा जाए तो आपका ये मैप के माध्यम से पूरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। बस आपको ये मैप समझना है, मैप याद करके रख लीजिए। मैप को रटिएगा मत, एकदम ध्यान से पढ़िएगा तो सब कुछ याद हो जाएगा, कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।